में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी, मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी भाई बाबूलाल जी खराड़ी जी, हेमंत मीणा जी, मदन दिलावर जी, अविनाश गहलोत जी, सुरेश रावत जी और हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज के इस संविधान दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये दिन हमारे लिए संविधान की महिमा का उत्सव है और उन महान व्यक्तियों को, उन ऐसे व्यक्तित्व को याद करने का दिन है जिन्होंने इस अद्भुत दस्तावेज का निर्माण किया है। हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन संविधान दिवस मनाने की शुरुआत काफी दिनों बाद हुई, क्योंकि जो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और अगर हम बात करें हमारे संविधान की, तो इसकी जो दृष्टि है वो व्यापक है। अगर ठीक प्रकार से हम संविधान की व्याख्या करें तो सभी को उस संविधान के दायरे में रहना और संविधान के दायरे में रहते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से करना। लेकिन इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। मोदी जी का संविधान दिवस शुरू करने का निर्णय केवल एक परंपरा शुरू करने का नहीं था, बल्कि संविधान के मूल्यों, उसके आदर्शों और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास था। और वो प्रयास इसलिए कि हम एक देश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि संविधान के बारे में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज का समय वो है क्योंकि संविधान में अधिकार भी है। हर व्यक्ति को अधिकार की चिंता रहती है, लेकिन उसमें निहित कर्तव्य भी है। लेकिन आज होड़ उस बात की है कि हमारा अधिकार क्या है। पिता पूछता है मेरा अधिकार क्या है, पुत्र कहता है मेरा अधिकार क्या है, पत्नी कहती है मेरा अधिकार क्या है, पोता कहता है कि मेरा अधिकार क्या है। लेकिन इनके पीछे निहित कर्तव्य के बारे में सोचना उतना ही आवश्यक है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को चुनकर हमें यह स्मरण कराया कि संविधान हमारे देश की आत्मा है और इसकी सुरक्षा और सम्मान हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम कहीं भी हैं, कई बार कहते हैं कि ये संविधान हर व्यक्ति के लिए है, हर व्यक्ति को उसकी पालना करती है, उसके दायरे में रहते हुए उसके कर्तव्य को भी निभाना है और संविधान
का जो हमारा कर्तव्य है उसको भी निभाना है। हमारे संविधान में, क्योंकि संविधान निर्माण में हमारे भारत रत्न बाबा साहब का जो योगदान है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान के अन्य महान शिल्पियों का अतुलनीय योगदान है, जिनकी कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि की वजह से ही हमें ऐसा महान संविधान प्राप्त हुआ है। और महान इसलिए कि अगर दृष्टि डाल करके देखेंगे तो इससे कोई भी वंचित नहीं है। अगर ठीक प्रकार से हम इसका अध्ययन करें तो देश के हर नागरिक के लिए ये संविधान है। उसकी पालना और पालना के साथ साथ कर्तव्य दोनों उसमें निहित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े उन पंचतीर्थों का निर्माण करवाकर हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब के योगदान को सम्मान देने का काम भी किया है। क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब ने इस देश को दिशा देने का काम किया, इस देश को आज दुनिया में अगर हम कहें कि सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम किया तो बाबा साहब ने किया। भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत और प्रभावी संविधानों में से एक है। ये न केवल हमारे लोकतंत्र का आधार है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मार्गदर्शक भी है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये हमारे देश की शक्ति और एकता का प्रतीक है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है लेकिन साथ ही कर्तव्यों की भी सीख हमें देता है। संविधान में जिस तरह से राज्य सरकार संविधान में निहित लोक कल्याण की भावना को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। हमारी राज्य सरकार ने विभिन्न योजना और नीतियों के माध्यम से संविधान की इस भावना को साकार किया है। चाहे वे जन कल्याणकारी योजनाएं हों या महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदम हों, राजस्थान सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक को अपने अधिकार और अवसर प्राप्त हों ताकि एक समावेशी समाज का निर्माण हो सके। हम संविधान दिवस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक पहल कर रहे हैं। हम संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों की पालना के बेहतर प्रयासों को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। विद्यार्थियों को संविधान पार्कों का भ्रमण कराना प्रारंभ किया जा रहा है। सभी विद्यालयों एवं कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना भी लगाई जा रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के तहत पहली बार दोषी कैदियों को राहत देने के लिए अभियान की शुरुआत की जा रही है। आज विद्यालय एवं महाविद्यालयों की प्रार्थना सभा कराई गई है तथा संविधान पाठशाला का आयोजन किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पहले कालांश में संविधान के महत्वपूर्ण अंशों की जानकारी भी दी गई है। साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े प्रसंग विद्यार्थियों को सुनाए जा रहे हैं तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। संविधान सिर्फ मंचों पर दिखाने की एक पुस्तक नहीं बल्कि इसे पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ आत्मसात करना और इसे सार्वजनिक जीवन में
लागू करके अपने कर्तव्यों का सर्वोत्तम पालन करना ही राष्ट्र निर्माण की कुंजी है। क्योंकि सिर्फ हम देखने से या रखने से या पढ़ने से नहीं, हम उसकी पालना पूरी तरह से करें। और ये पालना एक व्यक्ति की नहीं होती है। जहां हम हमारे काम के प्रति हम सजग हैं, हम हमारे काम के प्रति लगाव रखते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो ये हमारी संविधान की पालना है। हम सभी को हमारे इस संविधान ने ही दिया है, वो सब कुछ उसी ने दिया है। आज हम उसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसलिए हर नागरिक का, चाहे वो कोई भी हो, वो राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनता है और सहभागी बनते हुए हमारे संविधान के मूल भाव को समझते हुए काम करता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संविधान दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि ये दिन आत्ममंथन का भी है। ये हमें हमारे कर्तव्यों को याद दिलाता है। आज के दिन में आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हम संविधान में दिए गए मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। संविधान दिवस पर हमें यह सिखाता है कि हमारे अधिकार तभी सुरक्षित हैं जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। क्योंकि कर्तव्यों का जब हम पालन करेंगे तो अधिकार हमारा स्वयं आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह देश हमेशा कर्तव्यों से चला है। और आज कर्तव्यों की पालना अगर ठीक प्रकार से हो रही है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसके अधिकार की संज्ञा अपने आप आती चली जाती है। अतः मैं संविधान निर्माता को पुनः नमन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन की सराहना करता हूं जिसने इस महत्वपूर्ण दिन को पहचान दिलाई है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी देश और प्रदेश का निर्माण करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमें याद करे। और याद जब होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जब अच्छा काम करते हैं, समाज के अंदर हमारी स्वीकार्यता बढ़ती है, हमारा सम्मान बढ़ता है, हमारा मान बढ़ता है। अगर हमारा ठीक प्रकार से हम हमारे कर्तव्यों की पालना करते हैं। और आपने देखा होगा ये हजारों सालों का देश, कभी इसमें हूड़ आए, कुषाण आए, इस्लाम आए, अंग्रेज आए, लेकिन कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। और कर्तव्य से विमुख नहीं हुए तो आज हम उसी पोजीशन में हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी हमारे संविधान दिवस के अवसर पर हम आज सभी ने जो प्रण लिया है, हम उसकी पालना करते हुए हमारे संविधान को मजबूत बनाने का काम करें, जिससे कि हर व्यक्ति का काम जिस तरह से है वो आप सभी को उसकी अनुभूति होती है। अनुभूति इसीलिए होती है कि हमारा संविधान इस तरह का है कि उसके कार्य सबके अलग अलग कार्य हैं। और ठीक प्रकार से, चाहे वो जनसेवक के रूप में हो, चाहे एक राजनेता के रूप में हो, चाहे एक कर्मचारी के रूप में हो, चाहे एक आम नागरिक के रूप में हो, चाहे एक दुकानदार के रूप में हो, चाहे एक किसान के रूप में हो, किसी भी रूप में अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी संविधान में निहित हैं। और उस संविधान में निहित होते हुए अगर हमारे कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे तो
हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। आज के इस संविधान दिवस के शुभ अवसर पर पुनः आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सभी हमारे संविधान के अनुसार हमारे सभी लोगों को समान भाव से देखते हुए हम हमारे कार्य को गति देने का काम करेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं। आप सभी को इस कार्यक्रम में आप सभी आए और आपने एक इस पुण्य कार्य में और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आप सभी के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय संविधान। जय संविधान की उद्घोषणा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने, देश के नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य इस दिन को मनाना। Welcome everyone to the first game of the FIDE World Championship 2024. We have the young challenger 18-year-old Gukesh entering the playing venue. Gukesh removes his player card, puts his bottle there, and now is ready to take fort against the world champion Ding Liren. Gukesh is just 18 years of age and is the youngest ever challenger to play the world championship match. If he wins this, he will become the youngest world champion ever. He entered the playing venue with a youngster from Singapore, Tanvi Trivedi there. And we have the host of the show, Grandmaster Maurice Ashley, in the background. Gukesh writes down his score sheet. And this is a very, very critical game. First game is always very nervy for the challenger and especially for Gukesh, who is playing his first ever world championship match. In comes the world champion Ding Liren from China. He enters with the youngster Ashwath Kaushik from Singapore. Ding also adjusts his chair. You can see how both the chairs are different for both players because I think they're given choice before the match to choose from where they want, which one they want to choose, and Gukesh chose the more gaming kind of a chair while Ding went for a more office kind of a chair there, a more simple one. Both players adjusting their pieces, getting ready for the big clash. The time control is 2 hours for 40 moves without increment and then 30 minutes after move 40. And for making the first move, we have the amazing Demish Hassabis, the CEO of Google DeepMind and also a Nobel laureate in chemistry. What an amazing person to make the first move. He also was a very strong chess player. He made 1 e4. The arbiter comes back and puts the pawn in its place. And we are about to kick off. Chief Arbiter Hamid is going to start the clock. You can see many journalists in the background. Handshake, and we are about to go. Gukesh opens the game with 1 e4. 14 game match here between these two. The first game has kicked off and Ding goes for the French defense. Wow, this is a surprise for sure, at least for us. But Ding has already played this opening against Nepo in the previous World Championship match. We have d5 and Gukesh brings his knight out to c3. Well, there are other ways also to play. You could push forward with e5 and play the advanced variation, but he goes knight c3, knight comes out to f6. Two main moves now, bishop g5 and e5. Gukesh decides to take space in the center, pushes his pawn forward. The knight now goes back, knight d7. White has more space, but black intends to strike with c5. Gukesh solidifies his center with f4
And now the pawn comes to c5, hitting the base of white's pawn chain. The main move by far is knight f3. Many thousand games have been played, but Gukesh goes for the lesser known move, knight c e2. And that makes Ding think a bit, thinks for 3 minutes and brings his knight out to c6. Gukesh now solidifies his pawn chain. Look at this. He's lagging behind in development, but he has taken a lot of space in the center. And now a5. And that too after nearly 25 minutes of thought. The main move was queen b6, trying to attack the center, but he goes a5. And Ding perhaps wants to take space on the queen side. He keeps pushing his a pawn. a4 is on the board. And now Gukesh goes bishop e3. We have seen this happening before, I think in the game between Duda and Caruana. And now the bishop comes out to e7. You can see the timings on the clock. Gukesh has 1 hour 58 minutes and he makes the first new move of the game. The game Duda Caruana went queen d2, g4 played, and now after 14 minutes of thought, Ding goes queen a5. It's also now the first moment that Gukesh thinks. He plays his bishop to g2 and now is getting ready to short castle. But Ding already creates a lot of pressure on this pawn chain. He plays a3, weakening the c3 square. And now after b3, the